हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे और जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक काफी सारी चीजें बच्चों हम सीख चुके हैं और अभी रिसेंटली जो हमने मेथड सीखा था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन की गुणनखंडन करना था बच्चों हमें। और हमारे पास अलग अलग नंबर्स होते हैं, उनका हम फैक्टराइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसी में एक तरीका हमने और सीखा था, ट्री मेथड, फैक्टर ट्री। तो उसमें क्या है कि आपको नंबर लिखना होता है और उसके नीचे ब्रांचेस बनती जाएंगी और उन ब्रांचेस में उसके फैक्टर्स गुणनखंड आते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस मेथड का यूज करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब एक और तरीका है बच्चों कि डायरेक्टली अगर कुछ बड़ा नंबर है तो सीधे आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे हम करेंगे, तब बच्चों आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके क्वेश्चन। तो बच्चों अभी के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इन कुछ क्वेश्चंस पे जो आपको होमवर्क के लिए मैंने दिए थे। ये क्वेश्चंस हमने होमवर्क में करने थे। तो किस किस बच्चे ने किए हैं ये क्वेश्चंस? तो बच्चों बताइए, जिस किसी ने ये क्वेश्चंस किए हैं वो यहाँ पे मेरे को बता सकता है। अपना हैंड रेज करके आप आंसर बता दीजिए इनके, जिस किसी ने भी किए थे। देखिए आपका चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना और इसमें जो हमने सीखा है कुछ टर्म्स हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद हमने कुछ चीजें रिवाइज भी की थी जो पहले हमने सीखी थी। उसके बाद फैक्टर ट्री मेथड क्या हो गया, इस तरह से अगर 90 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे कि उसके फैक्टर्स कर देंगे। 10 इंटू 9 कितना होता है? 90 होता है। फिर 10 के फैक्टर्स निकाल देंगे, 2 इंटू 5 10 होता है और 9 के निकाल देंगे 3 इंटू 3। इस तरह से फैक्टर ट्री मेथड यहाँ पे यूज होता है। लेकिन कोई बड़ा नंबर हो तो आप इस तरह से भी उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये चीज हमने सीखी थी। अब उसके बाद कुछ हमने यहाँ पे तथ्य कथनों पे हमारी बात हो रही थी और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो एफ से हमने आज हम स्टार्ट करेंगे। जिसने किया हो क्वेश्चंस, होमवर्क जिसने किया हो वो क्वेश्चंस को मैच कर सकता है कि भाई आपके आंसर भी सेम आए हैं या नहीं आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में क्या बोला गया है? 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये आप मुझे बताइए कि जो संख्याएं 4 से विभाज्य हैं क्या वो 8 से भी विभाज्य होंगी? तो एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से हम समझ पाए। जैसे कि 20 का एग्जाम्पल लेते हैं। जो संख्या 20 है क्या वो 4 से पूरी पूरी भाग होती है? होती है। 4 पंजे 20, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या 20 8 से पूरा पूरा भाग होता है? 8 दूनी 16 और 4 बच गया। ये नहीं होता 8 से पूरा भाग, लेकिन 4 से होता है। तो देखिए जो कथन है इसकी हमें यही पता लग गया कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं ना। 20 का एग्जाम्पल हमने लेके देखा, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये असत्य है, ये कथन असत्य है। फिर बोला गया है कि भाई 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ये बताइए कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो बच्चों जहां तक इसकी बात आती है, हमने ये और भी क्वेश्चंस किए हैं, पहले भी हमने किए हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि भाई अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। जैसे कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 4, ठीक है। तो 2 और 4 से भी वो संख्या जरूर विभाज्य होगी, क्योंकि 2 और 4 8 के फैक्टर्स हैं। और ये हमने रूल सीखा था कि भाई कोई संख्या किसी नंबर से अगर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो ये सत्य हो गया कथन आपका, ठीक है। अब देखिए एच वाला क्या कहता है
यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो कोई दो संख्या हम लेंगे, ठीक है, उससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं 14 एंड 6, क्या लेते हैं 14 एंड 6, तो क्या ये दो से दोनों डिविजिबल है? दो का हम एग्जांपल लेते हैं, तो दो से दोनों विभाज्य हैं और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो 14 प्लस 6 कितना आ गया? ये आ गया 20। तो ये भी डिवाइड होगा दो से पूरा पूरा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई ये कथन सत्य है इनका। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। अब जो आई है वो एच का उल्टा गिवन है कि कोई दो संख्याओं को योग को अगर विभाजित करेगी तो वो अलग अलग भी उनको डिवाइड करेगी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अगर हम 36 है, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं 36, क्या ये दो से पूरा पूरा भाग होता है? बिल्कुल होता है, 18 आ जाता है। अगर मैं 36 को लिख दूं कि 31 प्लस 5, क्या लिख दूं 31 प्लस 5, तो ना ही तो 31 दो से डिवाइड होता है और ना ही 5 दो से डिवाइड होता है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाता है। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लें। कोई अगर डाउट हो इसमें आप पूछ सकते हैं बच्चों, किसी को भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें सिस्टम के माध्यम से और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 60 के लिए दो भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें से अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे दो भिन्न, आपको एक तो यहाँ पे है जो गुणनखंड वृक्ष है और दूसरा देखिए हम इसको दूसरे को खुद बना देंगे। यहाँ पे बोला गया है कि भाई दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, एक तो ये हो गया, इसमें आपको अज्ञात संख्याएं लिखनी है। तो किस तरह से हम गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं? सबसे पहले तो वो देखिए, जैसे 60 है, 60 है, तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10। 6 गुना 10 कितना होता है? 60 होता है। तो हमने इसको 6 गुना 60 लिख दिया। अब 6 को आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए मुझे। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना कितना लिखें कि 6 आ जाए? 2 इंटू कितना हो कि 6 आ जाए, बताइए मुझे। तो 2 इंटू अगर हम 3 करेंगे, 2 इंटू 3 अगर लिखते हैं तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 5 इंटू कितना हो कि 10 आ जाए? तो 5 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 10 आ जाता है। यही चीज हमें बतानी है। अब देखिए एक और इसका वृक्ष बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, मैं यहाँ पे बना देता हूं। 60 है, इसको हमने लिखा भाई इस बारी 30 इंटू, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसके फैक्टर्स होने चाहिए। भाई 6 इंटू 10 भी तो 60 होता है, और 30 इंटू क्या होगा कि 60 बन जाए। इसी तरह 30 को हम लिखेंगे 10 इंटू कुछ हो सकता है यहाँ पे, और फिर 10 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन आपका। इसको बताइए कि क्या इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए 30 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो ये भी तो 60 आएगा, तो यहां पे तो पता लग गया कि 2 आएगा। इसी तरह 10 इंटू कितना करेंगे कि 30 आ जाएगा। देखिए जो ये है, जहां से ब्रांच निकलती है, हमें वो संख्या देखनी होती है कि भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो 10 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो 10 या 30 हो जाता है। तो 10 इंटू
3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें 10 लेके आना है, तो किसको और किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा? तो अगर यहाँ पे 2 इंटू 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। तो इस तरह से आप इनको फिल कर सकते हैं। ये ट्री मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड। आप इसको नोट डाउन कर लें। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से मैं बोलता हूं, आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्या पूछा गया है यहां पे? एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड क्या होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य हमने अभी सीखा था क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे यही तो बोला गया है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जैसे कोई संख्या है 60 है, ठीक है, 60 है, तो ये क्या है? इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने अभी किया था वो क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वो उसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए चेक कर सकते हैं आप, क्या क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 60 के। अब दूसरी चीज देखिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे 2 है, इसका एक तो एक फैक्टर है और एक 2 है, तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। फिर अभाज्य संख्या इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरा यहाँ पे आता है कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे मैं यहाँ पे अगर 6 लेता हूं, 6 क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? इसके फैक्टर्स भाई, एक 6 इंटू 1 6 होता है। फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स हों। कौन से? एक तो वो खुद और एक हो, और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए फैक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है? 2 से ज्यादा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो ये भाज्य संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य, क्या एक अभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या ये 6 अभाज्य होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए आप इसमें लिख सकते हैं कि किस किस को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। एक तो एक होता है और एक और स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या। एक और स्वयं वह संख्या, आप बोल सकते हैं कि वो उसके अभाज्य गुणनखंडन में इन गुणनखंडों को आप सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभाज्य नहीं होते। ना तो 6 अभाज्य है और ना ही यहाँ पे एक अभाज्य है, इसीलिए ऐसा बोला गया, इसलिए आंसर आया है।
अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला पार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उस अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 3 था, अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, क्या आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 और 9, यही होगी। नेक्स्ट पेज पे हम इसको कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, उसके बाद 5 अंकों की संख्या आ जाती है, इसीलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। अब इसको बोला गया है कि भाई अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर फैक्टर ट्री मेथड लगाएं तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 3 3 3333 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 9999 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 3 को यहाँ पे हम 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 3 3 3। उसके बाद अगर हम 11 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1111 यहाँ पे आ सकता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे ये देखिए, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। बस सिंपल है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब देखिए जो मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा था वो कौन सी हो जाती है? 1 2 3 4 और 5, 10,000 हो जाता है। और इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5000। अब बच्चों ये आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 2 इंटू 5000 ही लिखेंगे। आप 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं इसको, 10 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं इसको, आगे इनके फैक्टर्स कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसको आप लिख देंगे 2 इंटू 2500, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे 25 इंटू 100, और फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 5, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 100 होता है, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और ये भी 2 इंटू 5 आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए जितने भी हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, ये सारे जो मैंने सर्कल किए हैं ये अभाज्य गुणनखंड हैं। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप एक बारी घर पे भी इसको कोशिश कीजिए करने की, नहीं होता तो कल फिर से पूछे अगली क्लास में, और यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।